मैंने आज तक कभी भी अपने किसी पेशेंट को फेनेस्ट्राइड कभी खाने को नहीं लिखी है। गायनेकोमेजिया एक बहुत ही अपकमिंग प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता। आपने सुना होगा कि पहले हेयर ट्रांसप्लांट कहीं कहीं होता था। ऐसे होता था कि दिल्ली जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, ऐसे होता था, या बॉम्बे में हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। आई एम इन अमृतसर, तो मैं अमृतसर की बात करूंगा, लोग कहेंगे ख्याटे में लग हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, मजीठा रोड पे लग हो रहा है। बट गेटिंग इट डन फ्रॉम अ राइट पर्सन इज व्हाट मैटर्स। क्योंकि आपने पिछले 4-5 सालों में सुना होगा ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है इसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हो गई है। तो अगर आप थोड़ा डिटेल में बता पाए कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आफ्टर ऑपरेशन जो है वो एक ऑपरेट होने के बाद क्या क्या चीज़ें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। Obviously you have spent a good amount of money also, तो रिजल्ट्स कैसे अच्छे आए। 70 to 80% जॉब जो है ना, मैं मानूंगा कि पेशेंट का है। स्मोकर्स वेरी पुअर रिजल्ट्स इन देम, है ना, अगर कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है, क्योंकि उससे रूट्स डेफिनेटली डैमेज होते हैं। तो टीनेज हेयर्स की अगर बात करें कि वो वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, या एक सर्टेन कितने टाइम के बाद जो है वो उन्हें रिजल्ट दिखने स्टार्ट होते हैं। आज के टाइम में अगर हेल्थ प्रॉब्लम्स की बात करें तो हेयर फॉल शायद उसमें से पहले नंबर पे जरूर आता है, क्योंकि बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम हो गई है अमंग मेन एंड वुमेन। और आज इसी को डिस्कस करने के लिए हमारे साथ पैनल में बहुत ही बेहतरीन डॉक्टर हैं, डॉक्टर हरकिरण, द फाउंडर एंड द मेन डॉक्टर बिहाइंड गोल्डन एस्थेटिक्स। डॉक्टर हरकिरण पिछले बहुत सालों से अमृतसर में प्रैक्टिस कर रहे हैं, बहुत लोगों का इन्होंने इलाज किया है, और आज उनसे जानेंगे कि कैसे हम हेयर फॉल को रोक सकते हैं, नहीं रोक सकते तो हेयर ट्रांसप्लांट का क्या प्रोसीजर है, कितनी देर के बाद इसके रिजल्ट्स हमें शो होते हैं, और क्या हम हेयर ट्रांसप्लांट के रिलेटेड जितनी भी मिथ सुनते हैं वो सच है या एक्चुअल में एक मिथ ही है। द टर्निंग पॉइंट इन कोलैबोरेशन विद टाइमलेस अमृतसर आपके लिए लेकर आ रहा है ये बेहतरीन पॉडकास्ट। सब बात करें प्लास्टिक सर्जरी की या बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन, तो रिसेंट टाइम्स में कह सकते हैं कि थोड़ा ज़्यादा ट्रेंडिंग में भी चीज़ है, बट इट्स नथिंग जो नया है। तो एक तो थोड़ा सा आप पहले बताइए, प्लास्टिक सर्जन आपकी कैसे जर्नी स्टार्ट हुई, कैसा सब रहा। लाइक इन नटशेल, मतलब व्हाट इट टेक्स टू बिकम अ प्लास्टिक सर्जन। सबसे पहले तो एक विजन होनी चाहिए और एक पैशन होना चाहिए, और इसके बाद इयर्स ऑफ एजुकेशन एंड डेडिकेटेड लर्निंग। हर एक चीज इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है टू बिकम अ गुड प्लास्टिक सर्जन। आपकी हैंड आई कोऑर्डिनेशन अच्छी होनी चाहिए, आप में बहुत पेशेंस होनी चाहिए। यूजुअली प्लास्टिक सर्जन में कहा जाता है दे आर लाइक फुल ऑफ पेशेंस, बिकॉज आपको पेशेंट की बात सुनना समझना ये आना चाहिए। यू हैव टू हैव अ कनेक्ट विद जो आपके सामने बैठा है उस बंदे के साथ, क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी डोमेन है जो कि आज से 8-10 साल पहले तक इतना मतलब चलन में नहीं था। इट वॉज नॉट दैट वेरी फेमस, और पीपल वर वेल, आमतौर पे लोग समझते थे अच्छा आप लोगों का चेहरा बदल देते हो, बिकॉज जो हमारे छोटे होते, हमने हिंदी मूवीज में हमें हमारे हिंदी सिनेमा ने दिखाया, तो उसमें यही होता था कि प्लास्टिक सर्जन क्या करता है कि एक बंदे का चेहरा दूसरे बंदे में कन्वर्ट कर देता है, बिल्कुल चेंज सब कुछ। सो दिस वाज द ओनली थिंग विच पीपल न्यू अबाउट प्लास्टिक सर्जरी। अब मैं बात कर रहा हूँ कि बंदे के साथ कनेक्ट बिठाना क्यों जरूरी है, क्यों उसके आप में पेशेंस होनी चाहिए, उसको अच्छे से समझना, क्योंकि उस प्रॉब्लम से वो अकेला जूझ रहा है, जो कि बाकी लोग समझते हैं कि अरे इसको तो ऐसा कुछ है ही नहीं है, ये क्यों ऐसे कर रहा है। सपोजिटली कोई मेरे पास आता है, उसका हल्का सा नेजल डेविएशन है, नोज हल्का सा टेढ़ा है, या फिर उसके लिप पतले या भारी हैं, हो सकता है दूसरे आदमी को उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं लग रही है, लेकिन उसके अंदर कोई ऐसी मतलब हीन भावना कह लें, या उसमें थोड़ा सा लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, साइकोलॉजिकल इफेक्ट ज्यादा रहता है, साइकोलॉजिकल, जिसको वही चीज प्रोमिनेंट कर रही है। तो इट इज नॉट अबाउट ट्रीटिंग बॉडी, इट इज अबाउट ट्रीटिंग द सोल। वी एज अ प्लास्टिक सर्जन टेंड टू गिव अ क्वालिटी ऑफ लाइफ, नॉट जस्ट लाइक ओके डूइंग सम सर्जरीज और कुछ मतलब कटिंग कर ली, सूचरिंग कर ली, और ये प्लास्टिक सर्जरी नहीं। प्लास्टिक सर्जरी इज हीलिंग समवन फ्रॉम इनसाइड। एंड सब बात करें कि स्पेशलिटी हर फील्ड में ही है जो बहुत ज़्यादा मैटर करती है, बीट इन इलेक्टिव प्रोसीजर्स की जैसे बात करें, हेयर ट्रांसप्लांट हो गया, कॉस्मेटिक सर्जरीज हो गई, तो कितनी ज़्यादा यहाँ पर जो है वो स्पेशलिटी का रोल आ जाता है। अगर एक डेजिग्नेटेड प्लास्टिक सर्जन जो है वो इन चीज़ों को जो है वो प्रोसीड कर रहा है, कितना ज़्यादा जो है वो बेटरमेंट रहती है एंड डिफरेंस रहता है। बिल्कुल सही पूछा आपने, क्योंकि एक बहुत ही छोटा सा मतलब बहुत ही कॉमन एग्जांपल देता हूँ हेयर ट्रांसप्लांट का। आपने सुना होगा कि पहले हेयर ट्रांसप्लांट मतलब बहुत कहीं कहीं होता था। ऐसे होता था कि हमने दिल्ली जाके हेयर ट्रांसप्लांट कराना है, हमने पूना जाके, चंडीगढ़ जाके, ऐसे होता था, या बॉम्बे में हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है। अब आजकल तो ये हो गया है कि आई एम इन अमृतसर, तो मैं अमृतसर की बात करूंगा, लोग कहेंगे
छियाटे में लग हेयर ट्रांसप्लांट हो रहा है, मजीठा रोड पे लग हो रहा है, एयरपोर्ट रोड पे लग हो रहा है, ऐसे हो गया है ना। इट्स लाइक आपको अमृतसर में बहुत सारे, बट गेटिंग इट डन फ्रॉम अ राइट पर्सन इज व्हाट मैटर्स। क्योंकि आपने पिछले 4-5 सालों में सुना होगा कि ये जो हेयर ट्रांसप्लांट है इसकी वजह से काफी लोगों की डेथ हो गई या किसी की जान चली गई है। ऐसे अभी रिसेंटली पीछे यूपी में भी हुआ था, फिर बॉम्बे में भी एक इंसिडेंट रिसेंटली, मतलब वहां भी सुनने में आया था, दिल्ली में भी सुनने में आया था। ये क्यों हो रहा है? बिकॉज पीपल डू थिंक कि इसमें तो कोई ज्यादा बड़ी बात है ही नहीं है, बस बाल निकालने हैं, पीछे से निकाल लिए और आगे लगा लिए। दे डोंट ट्रीट एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ होल पर्सन। दे जस्ट सी कि बाल पीछे से निकाले और आगे लगा दिए। पेशेंट के साथ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, उसको कंटिन्यूसली मॉनिटरिंग चाहिए। आपका पहला सवाल था कि व्हाट इट टेक्स टू बी अ प्लास्टिक सर्जन। तो यही बात है, एक प्लास्टिक सर्जन और दूसरे बंदे में यही फ़र्क है कि एक प्लास्टिक सर्जन ने 15 साल की अपनी डेडिकेटेड एजुकेशन के बाद अपने बहुत ही पेशेंट्स के साथ उसने एक पेशेंट को मतलब एक एस्थेटिक्स की नॉलेज है, उसको पता है। मेरे पास बहुत सारे केसेस ऐसे भी आते हैं जिन्होंने पहले कहीं और से हेयर ट्रांसप्लांट कराया हुआ है, बट देन दे से दैट हमें बिल्कुल हेयर लाइन अच्छी नहीं लग रही, हमें बिल्कुल हमारा पीछे से डोनर एरिया सारा खराब हो गया जहाँ से बाल लिए जाते हैं। तो डोनर एरिया इज बैक साइड ऑफ हेड इन केस ऑफ हेयर ट्रांसप्लांट। तो वो कहते हैं सारा डोनर एरिया खराब हो गया या हेयर लाइन अच्छी नहीं आई। तो ये सारी चीजें प्रॉब्लम आती है अगर आप एक मतलब एक डर्मेटोलॉजिस्ट या एक प्लास्टिक सर्जन उस बंदे के साथ आप मतलब मैं ये नहीं कहता हूँ कि हर प्लास्टिक सर्जन ये कर रहा है, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन एक बहुत ही वास्ट फील्ड है जिसकी दो ब्रॉड अगर क्लासिफिकेशन करें तो एक होता है रिकंस्ट्रक्टिव, जो कि ट्रॉमा सर्जन्स होते हैं, रिकंस्ट्रक्ट करते हैं। कोई जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, उसमें कोई स्किन लॉस हो गया, कोई बोनी फ्रैक्चर हो गया या कुछ ऐसे हो गया, तो आइदर वी वर्क, जो हमारा काम है करने वाला वो हम अकेले करते हैं, या फिर साथ में एक ऑर्थोपेडिशियन की रिक्वायरमेंट होती है। तो ऑर्थोपेडिक्स भी इवॉल्व इसीलिए बहुत ज़्यादा हुई है, रिजल्ट्स बहुत अच्छे हुए हैं क्योंकि प्लास्टिक सर्जरी के साथ उन्होंने हाथ मिलाए हैं और इसलिए उनके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हो गए हैं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई प्रोसीजर प्लास्टिक सर्जन, ये नहीं है कि प्लास्टिक सर्जन हर प्लास्टिक सर्जन हेयर ट्रांसप्लांट कर रहा है या हर प्लास्टिक सर्जन एक कोई वेस्कुलर सर्जरी कर रहा है, उसमें भी आपको स्पेशलिटी देखना पड़ता है कि किस बंदे का क्या इंटरेस्ट है। जैसे मेरे को प्लास्टिक सर्जरी में एस्थेटिक्स, मेरी डोमेन है एस्थेटिक्स। ऐसा नहीं है कि मैं बाकी का काम नहीं कर सकता, मैं बाकी का काम करता हूँ, बहुत अच्छे से करता हूँ, बट मेरा स्पेशल इंक्लिनेशन और इंटरेस्ट इसमें है, इसलिए मेरी डेडिकेशन मोर टुवर्ड्स एस्थेटिक्स है और इसमें मेरे रिजल्ट्स और भी अच्छे हैं। एंड आई थिंक यूएसपी होना इंपॉर्टेंट भी बहुत ज्यादा है, चाहे बी इट इन दिस प्रोफेशन और बी इट इन किसी और बिजनेस में भी। अगर आपको अपनी यूएसपी नहीं पता तो कहीं ना कहीं जो है वो आप सारी जिंदगी इधर से उधर ही देखते रहते हो। एग्जैक्टली। आपने बात की कि बहुत आपके पास पेशेंट्स आते हैं जो पहले हेयर ट्रांसप्लांट करवा चुके होते हैं, बट समहाउ उनका डोनर का कई बार इशू होता है, हेयर लाइन का इशू होता है। ओवरऑल अगर बात करें, आप कैसे मैनेज करते हो ऐसे केसेस को? देखिए, सबसे पहले तो रीएश्योरेंस, मतलब पेशेंट को थोड़ा सा, कई लोग क्या करते हैं, मैं दूसरे भी अगर मेरे कलीग्स फ्रेंड्स सुन रहे हैं तो लेट्स स्टॉप बिचिंग, मतलब उसने तो तेरा बहुत खराब कर दिया, बहुत ऐसे हो गया वैसे हो गया, ये सब बातें आप छोड़ दें, है ना। अब वो आपके पास आया है, आपका पेशेंट है, आप पे ट्रस्ट लेकर आया है, तो यू शुड ट्रीट हिम एज अ फ्रेश पेशेंट, बट ऑब्वियसली कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन योर माइंड कि उसके साथ क्या क्या हो चुका है पहले, क्या गड़बड़ हो चुकी है, मैंने इसको कैसे सेटल करना है। जस्ट रीश्योर हिम फर्स्ट ऑफ ऑल कि कोई बात नहीं है, वी आर हियर, वील मेक थिंग्स सेटल्ड, डोंट वरी। एंड देयर आर एट टाइम्स कि उनकी हेयर लाइन जैसे बहुत मतलब किसी की हेयर लाइन ऐसे टेढ़ी जा रही है, तो फिर हमें वहां से हेयर निकालने पड़ते हैं। ट्रांसप्लांट करने की बजाय आगे से हेयर हम निकाल रहे हैं क्योंकि वो गलत डायरेक्शन में है या गलत शेप में है, गलत पोजीशन पे है, ठीक है। उसकी हेयर लाइन सबसे पहले इन अ हेयर ट्रांसप्लांट व्हाट मैटर्स इज कि जैसे आप मेरे सामने बैठे हैं तो सबसे पहले हम फ्रंट फेस देखेंगे तो हमें आपकी हेयर लाइन नजर आएगी कि हेयर लाइन कैसी है। So hair line correction should be the first prime most thing. Second thing should be to correct the crown part, पीछे वाला एरिया। पेशेंट्स आते हैं, कहते हैं हम बैठे होते हैं सामने से तो ठीक है, लेकिन जब कोई, मैं बैठा होता हूँ, मेरे पीछे खड़ा होता है, साइड पे खड़ा होता है, तो वो कहता है यार तू तो गंजा है, पीछे से बाल खाली हैं तेरे। सो उस कंडीशन में यू हैव टू यूज द हेयर फॉलिकल्स जो बचे हुए हैं ग्राफ्ट्स, उनको बहुत ही जुडिशियसली यूज करना है, और आपने सबसे पहले आपने फ्रंट हेयर लाइन को एड्रेस करना है, फिर क्राउन पार्ट एड्रेस करना है, और जो बचते हैं ग्राफ्ट उससे फिर इन बिटवीन फिलिंग करनी है। सर, एक बहुत ही कॉमन ना कुछ चीजें हैं जो लोगों के मन में रहती हैं, जैसे एक तो टीनेज हेयर्स की अगर बात करें कि वो वापस आ सकते हैं कि नहीं आ सकते, या एक सर्टेन कितने टाइम के बाद जो है वो उन्हें रिजल्ट दिखने स्टार्ट होते हैं आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट। आफ्टर द हेयर ट्रांसप्लांट
देखिए, मेरे पास ये भी बहुत ही कॉमन ये इशू आता है कि फादर और सन एक साथ आते हैं हेयर जी। ट्रांसप्लांट के लिए। यंग चाइल्ड मींस लाइक अराउंड 22-24 इयर्स एज, उसके फादर साथ में होते हैं, हु इज अराउंड 50 इयर्स ओल्ड, एंड वो कहते हैं कि डॉक्टर साहब मेरे तो जाकर 40-45 के बाद झड़ने शुरू हुए बाल, इसके अभी 20-22 का ही हुआ है तो अभी से ये झड़ने शुरू हो गए। सी इसको हम जैसे भी करके हम बहुत एडवांस्ड हुए हैं, ठीक है, हमने कई चीज़ों में बहुत सारी एडवांसमेंट्स हासिल की हैं, बट इन एडवांसमेंट्स की कहीं ना कहीं डाउन साइड भी है, और वो डाउन साइड है हमारी हेल्थ पे इफेक्ट हुआ है। हमने खाने की प्रोडक्शन और ये वो सब चीज़ें बहुत अच्छी बढ़ा ली हैं, बट उसमें फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, ये सब चीज़ें ऐड ऑन करी हैं। पॉपुलेशन बस्ट की वजह से बच्चे के ऊपर स्ट्रेस लेवल्स बहुत ज़्यादा होते हैं कि तेरे क्लास में देख बाकी बच्चे बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, तू क्या कर रहा है। सो स्ट्रेस इज वन मेन फैक्टर, ऑब्वियसली जेनेटिक्स डू प्ले रोल, ठीक है। अब मैं उसके फादर को समझाता हूँ कि सर देखो आपके टाइम पर इतनी टेंशन या इतना वो ऐसा खतरनाक माहौल नहीं होता था, डेफिनेटली कॉम्पिटेंसी थी, बट इस लेवल की कॉम्पिटेंसी नहीं थी कि बच्चे को अभी जस्ट 4-5 साल का हुआ और अभी से उसको क्या कहते हैं ट्यूशंस भेजना शुरू कर दिया, सब कुछ करना शुरू कर दिया। So that means we are somewhere interfering with the normal nature of a person. तो स्ट्रेस की वजह से, कुछ डाइटरी फैक्टर्स की वजह से बच्चों में थोड़ा अर्ली ये कॉज होना शुरू हो गया है। बट आपको ये भी देखना पड़ेगा कि अगर आपके पास कोई बच्चा जिसकी फैमिली हिस्ट्री ऑफ बाल्डनेस है, तो उसको ट्रीट करने का आपका एक डिफरेंट वे होना चाहिए। आप उसको थोड़ा सा अपने कॉन्फिडेंस में लें, उसको समझाएं कि बच्चे जैसे आपके क्या कहते हैं, एक छोटे बच्चे को जैसे एक चश्मा लगता है तो वो शुरू में ही 5 नंबर का नहीं लग जाता, 1 नंबर का लगता है, चाहे वो कंटिन्यूसली वेयर कर रहा है चाहे छोड़ रहा है, धीरे धीरे करके बढ़ेगा। वैसे ही आपकी जो बाल्डनेस का लेवल है ये भी बढ़ेगा। तो इसलिए आप बहुत अगर छोटी हेयर लाइन मांग रहे हो, ऐसे नीचे मांग रहे हो, आप मेरी हेयर लाइन नीचे होनी चाहिए, तो वो हेयर लाइन उन बच्चों को हम नहीं दे सकते हैं, उसको थोड़ा सा ऊपर ही करना पड़ेगा, कीपिंग इन माइंड कि कल को ये पीछे से भी बाल्ड होगा, पीछे से भी बाल जाएंगे, तो हमारे पास डोनर एरिया में सफिशिएंट हेयर होने चाहिए कि मैं इसका रिमेनिंग एरिया भी कवर कर सकूं। So, उस कंडीशन में हमें उसकी हेयर लाइन को थोड़ी अलग तरह से टेलरिंग करनी पड़ेगी, उसको समझाना पड़ेगा, फिर ग्रेजुअली फॉलोअप में रखें। अगर 20-22 साल में उसने हेयर ट्रांसप्लांट कराया, हो सकता है ये 30-35 साल तक उसको क्या कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट की, इसके बाद भी 1 या 2 सेटिंग्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बिकॉज दैट इज अ प्राइम एज जिसमें बच्चे ने कॉलेज भी जाना है, उसकी शादी भी होनी है, उसने सोशल लाइफ भी स्पेंड करनी है। सो ही कांट बी लाइक दिस कि आपका एक बार हेयर ट्रांसप्लांट हो गया और काम खत्म, उसके बाद आपको जरूरत नहीं है। ये पॉसिबल सिर्फ उन्हीं केसेस में होता है जिनमें ट्रैक्शनल एलोपेशिया होता है। ट्रैक्शनल एलोपेशिया क्या होता है, पंजाब साइड में हमारे यहाँ पे जो पगड़ी पहनते हैं सरदार, जूड़ा करते हैं, बाल बांधते हैं, तो वो कंटिन्यूसली ट्रैक्शन होती है, बाल खिंचते हैं, उस वजह से जो बाल जाते हैं, दोज पर्सन्स डोंट गेट बाल्ड बिकॉज ऑफ जेनेटिक रीजंस, दे गेट बाल्ड ड्यू टू फिजिकल ट्रैक्शन जो हो रही है उस वजह से, और उनके बाल जहां आप जैसे लगा देंगे वैसे ही रहेंगे। ठीक है। और मैं टू सम अप, आपका क्वेश्चन था कि कितनी देर में बंदा एक्सपेक्ट करता है अपने बाल, विद इन 5 to 6 months अच्छी ग्रोथ आ जाती है, पूरा कवर हो जाता है 5 to 6 months में, ट्रांसप्लांट के 5-6 महीने बाद पूरा कंप्लीट उसे जो है वो एग्जैक्टली। एंड जैसे आपने सर बात की पहले भी कि पेशेंट तो वो भी जैसे नॉर्मल पेशेंट्स होते हैं, तो ये भी एक पर्टिकुलर पेशेंट ही है जब एक हेयर ट्रांसप्लांट के बाद, और ऐसे ही उसको ट्रीट किया जाना चाहिए। तो अगर आप थोड़ा डिटेल में बता पाए कि क्या इंस्ट्रक्शंस हैं आफ्टर ऑपरेशन, जो है वो एक ऑपरेट होने के बाद क्या क्या चीजें जो है वो ध्यान में रखनी चाहिए। Obviously you have spent a good amount of money also. Also you have undergone some sort of pain, और you can say like आपकी जो natural, जो आपकी रूटीन थी वो ब्रेक हुई आपकी 5-7 दिन के लिए, मैक्सिमम 3 weeks के लिए। तो उसके बाद अब इसको अच्छा रिजल्ट भी आए, वो बंदा ऑब्वियसली पैसा भी स्पेंड कर रहा है, टाइम भी स्पेंड कर रहा है, तो रिजल्ट्स कैसे अच्छे आए। देखिए 70 to 80% जॉब जो है ना, मैं मानूंगा कि पेशेंट का है, 20% सिर्फ क्लिनिक का है। हमने ट्रांसप्लांट करके 1 दिन में भेज दिया आपको घर, 1 दिन में सारा प्रोसीजर खत्म। उसके बाद होता है आपको क्लिनिक क्या इंस्ट्रक्शंस दे रहा है, आपको क्या चीजें समझा रहा है, क्या मेडिकेशंस दे रहा है, आप उसको फॉलो कर पा रहे हो नहीं कर पा रहे हो, ये चीजें बहुत डिपेंड करती है, और दिस डिपेंड्स अपॉन पेशेंट्स लाइक भी वो कैसी रूटीन वो फॉलो करता है। अब मैं यूजुअली अपने पेशेंट्स को, एक तो होती है इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस, एक होती है थोड़ी सी डिलेड इंस्ट्रक्शंस। इमीडिएट इंस्ट्रक्शंस में क्या होता है, आज आपकी सर्जरी हुई है, आपने नेक्स्ट
5 से 6 दिन आपने रेस्ट करना है, ठीक है। आफ्टर ऑल दीज रिजल्ट्स आर गोइंग टू लास्ट फॉर ईयर्स टुगेदर। ऐसा नहीं है कि आप एक बार ही सैलून गए, बाल कटवा के चले गए और अगर कुछ इधर उधर हो भी गया तो कोई बात नहीं है, 3 हफ्ते बाद फिर बारी आ जाएगी, ऐसा नहीं है। यू हैव टू टेक इट सीरियसली। यही गलती बहुत सारे क्लिनिक्स यही करते हैं जो विच आर नॉट गवर्नड और मैन्ड बाय प्लास्टिक सर्जन और क्वालिफाइड डॉक्टर। वो कहते हैं आ जाओ कोई बात नहीं है हम कर देंगे। वो कहेंगे मेरे पास सिर्फ 2 दिन ही है, सैटरडे और संडे, तो कहेंगे आओ आप सैटरडे आओ करवाओ, संडे रेस्ट कर लो और बाकी मंडे को काम पे चले जाओ। मेरी स्ट्रिक्टली नो है ऐसे लोगों को, मैं बिल्कुल नहीं मानता हूँ। मैं कहता हूँ अगर आपके पास 5 से 7 दिन है तो फिर ही आप हेयर ट्रांसप्लांट करवाओ, बिकॉज यू हैव टू गिव टाइम टू योरसेल्फ। और अगर आपके रिजल्ट्स खराब होंगे तो आप इस स्पेशलिटी को बदनाम करोगे, आप इस प्रोसीजर को बदनाम करोगे, जबकि आप टेक केयर नहीं कर पा रहे हो। 3 से 4 दिन आपको बिल्कुल स्ट्रेट सोना है, उल्टे मुंह होके या साइड लेकर नहीं सोना है। धूप और बार डस्ट का परहेज रखना है अगले 8 से 10 दिन तक के लिए। 5 दिन तक आपने सिर पे कोई पानी वगैरह नहीं डालना है। बॉडी वॉश डेफिनेटली यू कैन हैव। आपने कोई भी ऐसी गोल गले वाली टी शर्ट या कुछ भी ऐसी चीज जो सिर के ऊपर से पहननी पड़े, राउंड नेक या व्हाटएवर, यू आर नॉट अलाउड टू वियर फॉर एटलीस्ट 1 वीक to 10 days। ओके, ठीक है। आपने 6th 7th डे आपने हेड वॉश लेना है, वो आपको क्लिनिक आकर ही लेना चाहिए। अगर आप बाहर रह रहे हो, दूर रह रहे हो, तो फिर आपको क्लिनिक बताएगा कि कैसे आपने क्या कहते हैं हेड वॉश करना है, उस इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना है। 10 से 15 दिन आपने रेगुलरली हेड वॉश करना है, जब फर्स्ट हेड वॉश के 10 से 15 दिन बाद रेगुलरली। और फिर उसके बाद आपको कुछ मेडिकेशंस बताई जाएंगी विच विल बी लाइक बायोटिन एंड ओरल मिनॉक्सिडिल। और उसके बाद में अराउंड 3 वीक्स के बाद आपको सीरम्स सजेस्ट किए जाएंगे। सीरम्स कंसिस्ट ऑफ लाइक मिनॉक्सिडिल, फेनेस्ट्राइड एंड सर्टेन पेप्टाइड्स। तो वो आपको जैसे जैसे क्लिनिक समझाएगा आपकी जरूरत के हिसाब से वैसे आपको यूज करने हैं। और टाइम टू टाइम यू हैव टू हैव अ फॉलो अप विद योर क्लिनिक, विद द डॉक्टर एट क्लिनिक। तो आप चाहे खुद पर्सनली मिले, चाहे आप उसको क्या कहते हैं वाया व्हाट्सएप या जैसे भी आप फेस टाइम वगैरह करें, आप उनसे कांटेक्ट करें। तो यू हैव टू हैव अ प्रॉपर कांटेक्ट विद योर क्लिनिक। 2.5 से 3 महीने पे एक आपको फॉलो पीआरपी लेनी चाहिए। ये सब चीज़ों का ख्याल रखोगे तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आएंगे। मिनॉक्सिडिल को भी लेकर भी बहुत मिथ है मार्केट में कि नहीं खाना चाहिए या थ्रू आउट खाना पड़ता है, डिसएडवांटेजेस बहुत हैं या कुछ और पर्टिकुलर कारण है कि जो नहीं कंज्यूम करना चाहिए। उस पर अगर आप थोड़ा सा बता सकते हैं। मैं आपको क्लियरली बताता हूँ। देखिए मिथ है फेनेस्ट्राइड को लेकर, लेकिन लोग उसको मिनॉक्सिडिल से भी कंफ्यूज कर लेते हैं। डेफिनेटली मिनॉक्सिडिल इज अ सिलेक्टिव टेस्टोस्टेरोन ब्लॉकर। टेस्टोस्टेरोन का बाय प्रोडक्ट होता है डीएचटी, डाईहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, उसको ये ब्लॉक करता है। बट फेनेस्ट्राइड थोड़ा ब्रॉडली ब्लॉक कर देता है और उससे लोगों को ये होता है कि कहीं मतलब मेल पेशेंट्स को ये रहता है कि कहीं मेरे में इम्पोर्टेंस ना आ जाए, जो मेरी सेक्सुअल एक्टिविटी है उसमें कोई फर्क ना आए। तो मैं इस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने आज तक कभी भी अपने किसी पेशेंट को फेनेस्ट्राइड लिखने को मतलब कभी नहीं लिखा है, कभी खाने को नहीं लिखी है मैंने, है ना। और इससे फर्क अगर पड़ता भी है तो सिर्फ 5 to 10% पड़ता है। बट इसका इतना ज्यादा मिथ मतलब ये बन गया है, इतना वाइड स्प्रेड मिथ बन गया है कि पेशेंट फेनेस्ट्राइड के चक्कर में मिनॉक्सिडिल भी छोड़ देता है। तो इसलिए मैं उसको फेनेस्ट्राइड कभी खाने को देता ही नहीं। सर अगर बात करें कि टेक्नीशियन का कितना रोल है एंड डॉक्टर का भी क्या सारी थ्रू आउट द सर्जरी, थ्रू आउट द प्रोसीजर रोल रहता है या कम है? यस, डेफिनेटली थ्रू आउट द सर्जरी डॉक्टर हैज एन एक्टिव रोल टू प्ले। इसमें ये रहता है कि और टेक्नीशियंस का भी, यस डेफिनेटली दे वर्क हैंड इन हैंड, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। और लेकिन द ओनली थिंग इज कि जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि एक बंदे की स्पेशलिटी होती है। जैसे मान लें एक स्पेशलिटी है, कुछ सपोज वेस्कुलर सर्जरी करनी है, आई नो आई कैन डू इट, बट मेरे से भी अच्छा करने वाला कोई है तो आई विल रेकमेंड हिम टू डू इट। वैसे ही हेयर ट्रांसप्लांट या कॉस्मेटिक सर्जरी में भी हर कॉस्मेटिक सर्जन नहीं करेगा, वो डेफिनेटली दे कैन डू, बट अगर आपसे भी अच्छा कोई कर रहा है तो उसको रेकमेंड किया जाए, उसको आप भेजो कि हाँ इसके पास जाए। तो उसमें क्या होता है कि एक सेंटर ये है, वो भी प्लास्टिक सर्जन रन कर रहे हैं, डर्मेटोलॉजिस्ट रन कर रहा है, right. वो महीने में 2 या 4 केस कर रहा है, और वो फुल हाउस मतलब फुल ऑन इन हाउस टीम नहीं उनके पास है, वो आउटसोर्स करते हैं, ठीक है। और एक होता है अगर आप फुल टाइम आपका क्या कहते हैं यही जॉब है, आप महीने के 25-30 केस हेयर ट्रांसप्लांट के कर रहे हो, तो डेफिनेटली यू विल हैव इन हाउस टीम। तो उससे इन हाउस टीम में जो आपके साथ टेक्नीशियंस काम कर रहे हैं, दे विल ऑब्वियसली ट्राई टू इनकॉर्पोरेट दो स्किल्स विच यू वांट टू गिव बेस्ट रिजल्ट्स टू योर पेशेंट। जिस तरह से आप समझाओगे, सिखाओगे, आप हर बारी तो किसी नए बंदे को सिखा नहीं सकते हो, हर बारी नए बंदे को हर चीज़ बता नहीं सकते हो।
और जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बोला कि रोल कहाँ से स्टार्ट होता है, रोल स्टार्ट होता है प्लास्टिक सर्जन का फ्रॉम द फर्स्ट कंसल्टेशन, फर्स्ट विजिट, कि आप उसकी नीड समझो, आप उसकी ज़रूरत समझो। पेशेंट को थोड़ा सा समझाना पड़ता है कि आपको हेयरलाइन ये अच्छी लगेगी, ये नहीं अच्छी लगेगी, ठीक है। बहुत वेल एजुकेटेड पढ़े लिखे लोग भी इस चीज़ को नहीं फॉलो कर पाते हैं। उनको लगता है कि दे स्टार्टेड एडमायरिंग सम ऑफ देयर फेवरेट एक्टर और स्पोर्ट्स पर्सन एंड देन दे स्टार्ट लुकिंग कि मेरी वैसी हेयरलाइन कर दो। तो वैसा नहीं है। मेरा उनको ये आंसर होता है कि चलो ठीक है, आप रोनाल्डो जैसी हेयरलाइन चाहते हो तो क्या आप रोनाल्डो हो? क्या आप उसकी तरह मतलब फुटबॉल खेल सकते हो, कर सकते हो? नहीं कर सकते हैं, है ना। सो लेट रोनाल्डो बी रोनाल्डो एंड लेट मिस्टर गौतम भी मिस्टर गौतम, ठीक है। तो उसमें ये रहता है कि आपको स्टार्टिंग से ही पेशेंट को पहले उसको मोटिवेट करना, उसको समझाना कि कैसे आपकी हेयरलाइन रहेगी। हेयरलाइन बनाने के बाद फिर प्रोसीजर जब स्टार्ट होता है तो उसमें बहुत एक्टिव रोल होता है कि कैसे एक्सट्रैक्शन, कौन से एरिया से एक्सट्रैक्शन किया जाए जहाँ पर सेफ जोन है, जहाँ के बाल जो हैं वो लंबे टाइम तक चलेंगे। फिर कौन सी डायरेक्शन में बाल लगाने हैं, उसमें स्लिटिंग्स की शेप वगैरह वो सारा डायरेक्ट करना। तो थ्रू आउट ही पूरी सर्जरी में आपको मतलब डॉक्टर आपके साथ रहता ही रहता है। वो ऐसा नहीं है कि आपको छोड़ दिया जाता है टेक्नीशियंस के सहारे। टेक्नीशियंस डेफिनेटली डू प्ले रोल इन इम्प्लांटेशन और कुछ एक्सट्रैक्शन में भी हेल्प आउट करते हैं। तो दे बोथ प्ले हैंड इन हैंड। ओनली थिंग इज कि जो टीम काम कर रही है क्या वो क्वालिफाइड है, क्या वो नौसिखिए तो नहीं है। बहुत सारे जो क्लिनिक्स नए खुलते हैं वो सस्ते में लोगों को हायर कर लेते हैं और देन दे स्टार्ट डूइंग ब्लंडर्स विद द पेशेंट्स। क्योंकि पेशेंट के मेरे को बहुत बारी आता है कि सपोज इतना फ्रंट एरिया है सर, फ्रंट एरिया में वो कहते हैं हमारे 6000 बाल लगाए थे। 6000 बाल पॉसिबल ही नहीं है फ्रंट में। व्हेन द प्रोसीजर कैन बी डन इन 2500 to 3000 grafts, हाउ कैन यू टेक 6000 grafts फॉर दैट पर्टिकुलर एरिया? So this is the thing which like the quack clinics are doing. सर जैसे रोनाल्डो की आप एग्जांपल दे रहे थे, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है रियलिस्टिक रहना, क्योंकि आई नो कि अलग अलग स्टेजेस जो हैं वो बाल्डनेस की है, अलग अलग पैटर्न है। जैसे मुझे मेरा पता है कि रिसाइडिंग हेयर लाइन है, तो हर किसी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है कि रियलिस्टिक एग्जांपल लेकर ही आए, एक अप्रोच लेकर आए कि बंडर नहीं होने वाला, क्योंकि इन दी एंड तो देखो साइंस ही है। कितना इंपॉर्टेंट होता है ये चीज़ को? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल होता है कि पेशेंट को रीश्योर करना। जैसे मान लें अगर आपके जैसा पेशेंट मेरे पास आए तो मेरी फर्स्ट कंसल्टेशन ये रहेगी कि अगर आपका हेयर फॉल नहीं हो रहा है तो इफ़ यू आर ओके विद दिस काइंड ऑफ लुक, तो क्योंकि मैंने कहा ये एक पर्सनलाइज्ड फीलिंग होती है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल यही होना चाहिए कि आप पेशेंट को अगर मेडिसिन्स और बाकी सब चीज़ों से अगर आप मतलब बेटर रख सकते हो तो वो बेटर है। बट स्टिल इफ समवन इंसिस्ट, बिकॉज पेशेंट को खुद डिमांड करने दो। प्लास्टिक सर्जरी एक ऐसी कॉस्मेटिक एक्चुअली कॉस्मेटिक सर्जरी एक ऐसी फील्ड है जिसमें पेशेंट खुद डिमांड करे तो तब सर्जरी करनी चाहिए। ऐसा नहीं कि चलते फिरते बंदे को कह दो कि हाँ यार तुम्हारी हेयर लाइन पीछे है, क्योंकि जितनी मेरी हेयर लाइन है, जितना मेरा फोरहेड है, इसमें भी लोग करवाने आते हैं और इससे भी ज्यादा अगर पीछे हेयर लाइन हो तो कई लोग उसमें भी सेटिस्फाइड हैं। अब सपोज इफ समवन कम्स विद अ स्टेज लाइक योर्स जो कि जस्ट इनिशियल स्टार्टिंग ही है, तो मैं पेशेंट को सबसे पहले यही पूछता हूँ कि आर यू हैप्पी विद दिस हेयर लाइन जो आपके बाल हैं? क्या आप हेयर ट्रांसप्लांट चाहते हो या चाहते हो जो बचे हुए बाल है एटलीस्ट वही बचे रहे? तो फिर देखो पेशेंट क्या कहता है। अगर पेशेंट बोले कि नहीं, मैं जब भी शीशे में खड़ा होता हूँ मेरे को लगता है कि मेरे बाल पहले से बहुत ज़्यादा पीछे हो गए हैं, मेरे को हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना है, सो देन देयर कम्स अ डेफिनेशन ऑफ स्टेजेस। तो इसमें जैसे हम अपने क्लिनिक में हमने कंसल्टेशन फॉर्म रखा हुआ है एक, तो ये पेशेंट से कंसल्ट करवाते हैं ताकि वो जान जाए कि उसका क्या बेसिक चल रहा है इस वक्त, मतलब कंडीशन, हेल्थ कंडीशन क्या है और क्या है, वो सब फॉर्म फिल कराते हैं। और इसमें जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेरियस स्टेजेस ऑफ हेयर लॉस है, बाल्डनेस है, तो आप यू फॉल इन अ कैटेगरी ऑफ स्टेज 1 और जस्ट स्टार्टिंग ऑफ लाइक हेयर लॉस, जिसमें अगर हम कुछ भी ना करें तो भी चलता है। बट स्टिल इन केस इफ समवन लाइक यू वांट्स टू हैव अ हेयर ट्रांसप्लांट डन, तो हम उसको फिर 1000, क्योंकि लेवल 1 है तो 1000, इसमें सीधा सीधा सा हिसाब है। जैसे मैं आपको पीछे भी बता के हटाऊं कि जैसे लेवल 3 है, लेवल 3 में 3000 सिर्फ 3000 ग्राफ्ट्स लगेंगे और इस एरिया में 6000 लग ही नहीं सकते हैं ग्राफ्ट। और जबकि लोग क्या कहते हैं, हम आपका 10 रुपए में ग्राफ्ट लगा देंगे जी, आपके 6000 बाल लगाए हैं तो 60,000 रुपया बन गया, जबकि जेन्युइनली उसके 2500 to 3000 ग्राफ्ट्स लगने चाहिए थे। ओके।
और उसका ओवर हार्वेस्टिंग भी पीछे से हो जाती है। पीछे से ओवर हार्वेस्टिंग मतलब भी जिस डोनर एरिया को आपने बचा के रखना था 2500-3000 बालों से, तो आप वहां पर कोई नया नौसिखिया बंदा लगा है जिसको कोई एस्थेटिक सेंस नहीं है, जिसको पता ही नहीं है कि 3000 लगने हैं, 6000 लगने हैं, उन्होंने बस उसको निकाले जाना, और फिर जब लगाने की बारी आएगी, जब सब भर गया और बाकी के ग्राफ्ट्स दे लाइक थ्रो इट अवे। ओके, they throw it away, ठीक है। which I think is the biggest blunder and मतलब इस पे तो बहुत बड़ी भगवान पनिशमेंट देगा कि आप Exactly, बॉडी क्योंकि- का कुछ ऐसा पार्ट आप जो कि यूज होने वाला है उसको आप गिरा रहे हो, फेंक रहे हो, किसी को बेवकूफ बना रहे हो जस्ट थोड़े से पैसों के लिए। एंड डेफिनेटली पेनफुल भी है। Exactly. जितने ही ज्यादा आप जो है वो हेयर्स के साथ खेल रहे हैं। एग्जैक्टली और सबसे बड़ी बात यह है कि कल को जब पेशेंट को दोबारा आगे उसका लेवल बढ़ेगा, उसको दोबारा ग्राफ्ट्स की जरूरत पड़ेगी तो पीछे ग्राफ्ट्स ही नहीं मिलेंगे हमें। सर आप जैसे बात कर रहे थे ना कि बहुत ज़्यादा आजकल जो है वो विदाउट किसी की बिचिंग की है, बट क्योंकि इतना ज़्यादा कंपटीशन हो गया, हर कोई खुद को जो है वो ज़्यादा समझदारी मानते हैं। पेशेंट्स को क्या इंश्योर करना चाहिए कि कैसे जो है वो मार्केटिंग क्लेम से या अनरियलिस्टिक फोटो से जो है वो ना मिसलीड हो और उन्हें अच्छी और प्रॉपर गाइडेंस मिल पाए? So this is a very very important question. One has to be very much truthful to their profession. पेशेंट को कभी मिसलीड नहीं करना चाहिए, बट एज यू सेड कि ये अब चीज जो है ये एक बिजनेस बन गई है हेयर ट्रांसप्लांट। तो इसमें क्या होता है, दे गिव यू अनरियलिस्टिक लाइक प्रोमिसेस, अनरियलिस्टिक रिजल्ट्स। मेरे को बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। कई लोग मेरे को यहाँ तक भी, मेरे को एक फोन आया ऑस्ट्रेलिया से, डॉक्टर प्लीज डोंट माइंड, वी वांट टू चेक विद योर डिग्रीज। आई सेड आई एम वेरी हैप्पी दैट समवन आस्क्ड मी दिस। लाइक यूजुअली पीपल गेट ऑफेंडेड। ऑफेंड कौन होएगा? जिसके पास कुछ है नहीं है, जो झूठ कर रहा है ना, वो ऑफेंड होएगा। मैं क्यों ऑफेंड होऊंगा? इट मेक्स मी लाइक फील कि चलो ठीक है, लोगों में इस चीज की सेंस है कि अच्छे बुरे में कैसे डिफरेंशिएट करना है। तो इन फैक्ट ही वेंट टू दैट डेप्थ कि उसने मेरे से पीएमसी नंबर, जो पंजाब मेडिकल काउंसिल नंबर है, उसने वो तक पूछा मेरे से। Okay. मैं अपने पेशेंट्स को, या मतलब जो भी हमारे पॉडकास्ट को सुन रहा है, मैं उनको ये बोलना चाहूँगा कि यू मस्ट चेक ऑन विद, लाइक सबसे पहले कि आप जिस बंदे के पास जा रहे हो क्या वो सर्टिफाइड है, क्या उसके पास डिग्री है, क्योंकि एक प्लास्टिक सर्जन और डर्मेटोलॉजिस्ट ही ऑथराइज्ड है जो कि ये हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, आप सबसे पहले आप उसको ये चेक करें और फिर उसके बाद में आप चेक करें। जैसे कि आपने देखा पॉडकास्ट हमारे क्लिनिक पे शूट हो रहा है, आई नो दैट ओके यू हैड टू वेट फॉर लाइक कपल ऑफ आवर्स बिकॉज वी हैड लॉट ऑफ पेशेंट्स ओवर हियर अर्लियर। तो आपको उसी से ही अंदाजा हो जाएगा कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वो जगह ठीक है। यहाँ पे कोई ऐसा तो नहीं है कि डॉक्टर साहब कोई और काम कर रहे हैं और मैं हेयर ट्रांसप्लांट बीच में पूछना होगा, उनके लिए कोई नई चीज आ गई, उन्होंने कहा रुको रुको हम देखते हैं, बताते हैं। वो फोन किया लुधियाना वाली टीम को कि भाई तुम आ सकते हो, नहीं हम बिजी हैं, पटियाले वाली टीम को कर दिया, चंडीगढ़ वाली टीम को कर दिया। तो दैट मीन्स लाइक देयर इज समथिंग फिशी। उस सेंटर पे ये कभी कभी काम हो रहा है, रोज नहीं हो रहा है। ये 2-4 चीजें आपको देखनी जरूरी है कि डॉक्टर कितनी देर से ये काम कर रहा है, उसके कितने रिजल्ट्स हैं। प्री ऑपरेटिव, पोस्ट ऑपरेटिव तो ऑनलाइन भी नेट से रिजल्ट मिल जाते हैं, आप रियल टाइम रिजल्ट देखें। ठीक है, आप पूछ सकते हैं, दिस इज योर राइट दैट यू कैन आस्क अ डॉक्टर कि मेरे को आप अपने किसी पेशेंट से बात करवाइए, मैं बात करना चाहता हूँ। ठीक है, और मैं तो अपने पेशेंट्स को ये कहता हूँ, पिक एन अल्फाबेट फ्रॉम A to Z। आप कुछ भी एक अल्फाबेट पिक करो और उस नंबर के पेशेंट को हम फोन लगाएंगे, उस नंबर के। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई 4-5 डमी मतलब पीपल रेडी हैं तो मैं उनसे बात करवा दूं। मैं आई गिव देम दिस लाइक लिबर्टी कि आप जैसे मर्जी चेक करो। एंड सर बात करें कॉस्मेटिक सर्जरीज की कि परमानेंट रहती है रिजल्ट इसके, क्या विद टाइम जो है वो कम हो जाते हैं, फेड हो जाते हैं, फिर किसी चीज की रिक्वायरमेंट पड़ती है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। जैसे कि हमने पहले भी हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में कहा था, देखें इट डिपेंड्स अपॉन पर्सन टू पर्सन। अगर किसी का ट्रैक्शनल एलोपेशिया है, एक बारी फ्रंट में ट्रांसप्लांट किया, साइड पे टेम्पल्स ट्रांसप्लांट किए, डन, उसके बाद उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ थोड़ा बहुत हो सकता है टचअप करने की जरूरत पड़े, बिकॉज एज समवन एजेस, जैसे 5 साल पहले मेरे बाल हो सकता है इससे भी ज्यादा डेंस हो, और आज से 5 साल बाद हो सकता है थोड़ी सी डेंसिटी कम हो जाए। दिस इज नेचुरल एजिंग। जैसे एजिंग से हमारी विजन और हियरिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है, वैसे हमारी बॉडी पे भी इफेक्ट पड़ता है। वैसे ही हमारे जैसे स्किन की बात करें तो हम फेसलिफ्ट भी करते हैं, हम ब्लेफरोप्लास्टी जैसे अंडर आई बैग्स बन जाते हैं वो भी करते हैं। बट वंस लाइक दीज सर्जरीज आर डन, यू आर लाइक डन फॉर एटलीस्ट 10-15 ईयर्स। अगर इस तरह की सर्जरीज आप करवा लेते हैं, ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरी होती है, ब्रेस्ट इम्प्लांट होता है, ये सब सर्जरीज करवा के आप एटलीस्ट 10-15 साल तक आप निश्चिंत हो जाएं। अगर आपका प्रोसीजर बहुत अच्छा हुआ है, बड़े ट्रेंड हैंड्स में हुआ है, तो अब 10-15 साल आपको कोई दिक्कत नहीं है। एंड फिर देन यू हैव टू हैव अ रेगुलर फॉलोअप विद द क्लिनिक। एवरी 2-3 ईयर्स आप जाएं, दिखाएं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, फॉलोअप करवाइए। और अगर हम इन पर्टिकुलर हेयर ट्रांसप्लांट की बात करें
तो डेफिनेटली हेयर्स आर टेकन फ्रॉम अ सेफ जोन से बाल लिए जाते हैं, आगे लगाए जाते हैं, वो डेफिनेटली बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहते हैं, नहीं झड़ते हैं। आई हैव अ एक्सपीरियंस ऑफ नियरली 8 to 10 years, तो मेरे को अच्छी तरह से याद है कि जिन लोगों ने 8 से 10 साल पहले मेरे से ट्रांसप्लांट करवाया था वो उनके अभी भी बाल अच्छे हैं, बट उसमें से एवरी 4 to 5 years 8 to 10% की जो डेंसिटी है वो डिक्रीज जरूर होती है, एंड दिस इज नेचुरल एजिंग प्रोसेस। इतनी तो ठीक भी है, अगर इतना टाइम आपका जो है प्रोसीजर सही चले तो आई थिंक आपका प्राइम टाइम निकल रहा है, तो वो बहुत अच्छी बात है। एंड सर बात करें कि कई बार जो कॉस्मेटिक सर्जरी के टाइम पे स्कार्स भी रह जाते हैं, तो कैसे उन्हें प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं? एज अ पेशेंट के मन में जो डर रहता है कि स्कार्स हो सकता है, ये हो सकता है, तो वो चीज़ों को जो है वो पेशेंट्स कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं? आई रिमेम्बर आई डिड लाइक अब्डोमिनोप्लास्टी, जिसको कि टमी टक भी बोल देते हैं, कि बहुत फैला हुआ पेट था और उसके स्टमक के साइज को, मतलब बाहर जो स्किन है उसके साइज को डिक्रीज किया हमने, एंड दैट गेव अ वेरी बिग इंसिजन, है ना, उसमें मतलब पूरा थ्रू एंड थ्रू बॉडी के इस पार्ट से लेकर इस पार्ट तक पूरा इंसिजन रहता है, ठीक है, नीचे। बट वो जो इंसिजन है वो आपके कंसील हो जाता है, दैट इज अ बिकनी लाइन इंसिजन विच इज हिडन अंडर योर अंडरगारमेंट्स, ठीक है। मैं आपको जस्ट ये एग्जांपल क्यों दे रहा हूँ कि ये अभी रिसेंटली मेरे साथ हुआ। कनाडा से पेशेंट, शी वाज अ फीमेल पेशेंट लाइक अराउंड 45 years old, तो उनकी हमने सर्जरी करी। जब हमने फर्स्ट डे ड्रेसिंग रिमूव किया तो उनकी भाभी थी साथ में, तो शी सेड ओह माय गॉड दिस इज सच अ बिग स्कार, है ना, एंड इट वाज लाइक दैट, एंड द पर्सन हु हैड अंडरगॉन अ सर्जरी, शी वाज मोर देन हैप्पी। शी सेड कि भाड़ में जाए स्कार, मेरे को इससे कुछ लेना देना नहीं है, मेरा इतना बड़ा पेट था, मेरे को उठने बैठने में दिक्कत हो रही थी, मैं बड़े आराम से उठती हूँ बैठती हूँ, मैंने कौन सा किसी को स्कार दिखाना है। अब देखें, इसका मतलब ये है कि नो बिग सर्जरी इज डन विदाउट अ स्कार, बट यू हैव टू एक्सेप्ट अ स्कार टू हैव अ गुड लुकिंग बॉडी, और लेकिन प्रोवाइडेड वो स्कार कंसील्ड हो। और डेफिनेटली आजकल प्लास्टिक सर्जरी में बहुत सारी स्कार मॉड्यूलेशन टेक्निक्स आ गई हैं, जिसमें कि आपकी बहुत मिनिमल स्कारिंग होती है, स्कार मतलब पता भी नहीं लगता कि वहां पे कुछ हुआ था, बट येस ऑब्वियसली इफ यू वॉच इट क्लोजली तो डेफिनेटली वहां पे स्कारिंग रहेगी, थोड़ा सा महसूस होगा, बट दैट स्कार इज जस्ट 1% ऑफ लाइक लॉस विच यू हैव टू एक्सेप्ट इन द गेन ऑफ 99% ऑफ चेंज, पॉजिटिव चेंज विच यू हैव गॉट। बहुत ज्यादा फिर मैटर करता है कि एज अ पेशेंट, क्योंकि डेफिनेटली जितने भी साथ में आपके रिलेटिव्स हैं या दोस्त हैं, हर किसी का अपना पर्सपेक्टिव तो है ही, बट एज अ पेशेंट आप कितने ज्यादा उस चीज से सेटिस्फाइड हो, या आपकी इनर चैनलाइजेशन कैसी थी उस चीज को लेकर, वो इंपॉर्टेंट है। चैनलाइजेशन आपने बात की, तो ये इसमें बहुत बड़ा रोल है आपके सर्जन का, कि वो आपके साथ कैसे बिहेव कर रहा है, कैसे इंटरेक्ट कर रहा है, आपको कैसा समझ पा रहा है, ये आपको पहली या दूसरी कंसल्टेशन में अच्छे से समझ आ जाएगा। तो obviously you have to be a good human being first of all, and then you have to be a surgeon. कॉस्मेटिक सर्जरीज जैसे हमने बात की, तो हमारी ऑडियंस को भी ये पता लगा होगा कि बहुत डिफरेंट तरह की हैं। तो एज अ पेशेंट जो है वो कितना टाइम हमें खुद के दिमाग में होना चाहिए कि ये नहीं है कि कंटिन्यूस करते रहें, या क्या कंटिन्यूस कर भी सकते हैं, या कोई एक सर्टेन टाइम पैरामीटर होना चाहिए बीच? सबसे कॉमन एग्जांपल जो मुझे फील हो रहा है वो ये है कि ये जो रिपीट सर्जरीज आपने बोली, राइनोप्लास्टी जो नोज जॉब है, ये बहुत बारी रिपीट सर्जरीज होती हैं, ठीक है, और हेयर ट्रांसप्लांट भी किसी हद तक, बट सबसे ज्यादा राइनोप्लास्टी। क्योंकि राइनोप्लास्टी में जो पेशेंट अपनी नोज की शेप मांग रहा है, चाह रहा है, सोच रहा है, अगर आपका डॉक्टर उसके साथ अलाइंड नहीं है तो आपको पहले पेशेंट को समझना पड़ेगा उसकी एक्सपेक्टेशंस क्या हैं। ऐसा नहीं है कि राइनोप्लास्टी आ गई और आपने राइनोप्लास्टी शुरू कर दी। इट टेक्स अ लॉट ऑफ लाइक ओके ईयर्स टू लर्न अ गुड राइनोप्लास्टी। मैं कॉस्मेटिक सर्जरी में आपने बात की है तो मैं सिर्फ इसकी नोज की बात बता रहा हूँ कि मान लो अगर बंदे ने एक बारी कॉस्मेटिक सर्जरी करी है, उसको मान लो या तो उसका वाकई में उसका सही रिजल्ट नहीं आया, वो डॉक्टर के पास दोबारा गया है, बहुत लेस चांस होते हैं कि वो दोबारा रिपीट उसी डॉक्टर के पास करवाएगा। वो डेफिनेटली उसके बाद बहुत लेस चांस होते हैं, फिर उसके बाद वो दूसरे डॉक्टर के पास जाएगा। अगर उसको वहां भी उसका डिजायर्ड रिजल्ट नहीं मिल रहा तो देन देयर इज डेफिनेटली टू थिंग्स, आइदर समथिंग इज स्टक इन हिज माइंड, ठीक है, और या तो वाकई में कुछ बुरा हो रहा है, मतलब नहीं सही से हुई उसकी सर्जरी। So for that, as I told you, doctor selection is very, very important. You have to select your doctor and you have to be very मतलब बिल्कुल भी shy नहीं होना चाहिए, बिल्कुल open होके, it is again I am saying you your right to ask for that thing.
और अगर बार बार एक ही बंदे से गलती हो रही है, आप उसके पास जा रहे हो, तो डेफिनेटली बॉस देयर इज सम प्रॉब्लम, है ना, यू हैव टू लुक फॉर सम अदर डॉक्टर। या एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, हर चीज में कहते हैं कि जैसे हमारे कहावत भी है पुरानी कि काम करने से पहले 1000 बार ही सोचना चाहिए, करने के बाद तो फिर सोचने का फायदा ही नहीं होता। Exactly. तो आई थिंक यहाँ भी वो चीज डेफिनेटली इंप्लीमेंट एंड होती है। इट्स नॉट समथिंग मटेरियलिस्टिक थिंग यू आर डीलिंग विद, इट्स समवंस लाइफ, समवंस सोल। क्योंकि मैंने पहले ही शुरू में ये कहा था कि प्लास्टिक सर्जरी इज नॉट अबाउट हीलिंग द बॉडी, इट्स अबाउट हीलिंग द सोल। सर लाइफस्टाइल चेंजेस की अगर बात करें कि मान लीजिए आफ्टर सर्जरी क्या लाइफस्टाइल चेंजेस जो हैं वो अपनाने चाहिए जो पहले पेशेंट ने नहीं रखे हुए थे, मेंटेन करने के लिए, जो आफ्टर सर्जरी का पार्ट रहता है? रिगार्डिंग विच पर्टिकुलर सर्जरी? हेयर ट्रांसप्लांट का कर लेते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बारे में, हेयर ट्रांसप्लांट में वही जैसे मैंने बताया, 20% जॉब इज ऑफ क्लिनिक, यू आर ऑपरेटेड वेल। मैं समझता हूँ कि बाकी लोग ये कहते होंगे कि नहीं 80% काम आपका है, 80% काम हमारा नहीं है, हमारा काम सिर्फ 20% है। मैं अपने पेशेंट्स को इसलिए ये समझाता हूँ कि वो एक इसका बर्डन तो नहीं कहना चाहिए, बट इसको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे कि नहीं हमें 80% काम अब हमारा रह गया है। तो अगर आप थॉरली जो आपको सीरम्स बताए गए हैं वो आप यूज करेंगे, आप इन बिटवीन फॉलोअप रखिए। मैं अपने ट्रांसप्लांटेड पेशेंट्स का फॉलोअप फ्री ऑफ कॉस्ट करता हूं, ताकि उनको बिल्कुल भी हेजिटेशन ना हो कि उनको आकर कुछ कंसल्टेशन पे करनी पड़ेगी या कुछ भी है। एंड आई इनवाइट देम एन नंबर ऑफ टाइम्स, दैट यू आर लाइक इनवाइटेड एन नंबर ऑफ टाइम्स टू सी मी एट माई क्लिनिक, फिक्स एन अपॉइंटमेंट, कम एंड सी मी whenever you face even a small problem, you are most invited to come and see me, so that ये रिजल्ट अकेले आपके नहीं है, ये मेरे भी रिजल्ट हैं। तो आप मेरे रिजल्ट मत खराब करो, आप फटाफट आओ, मेरे को मिलो, मेरे को दिखाओ। तो ये चीज मतलब दोनों साइड से ही होनी चाहिए, पेशेंट साइड से भी और डॉक्टर साइड से भी। और लाइफस्टाइल में चेंजेस क्या है? स्मोकर्स, वेरी पुअर रिजल्ट्स इन देम, है ना। अगर कोई बहुत ज्यादा स्मोकिंग कर रहा है, क्योंकि उससे रूट्स डेफिनेटली डैमेज होते हैं और कोलेजन डैमेज होता है, स्किन उनकी थोड़ी और भी ज्यादा उसमें रिंकल्स जल्दी आएंगे, है ना। तो ये सब चीजें काफी प्रॉब्लम है स्मोकर्स में। हेल्दी डाइट खाइए, आप डूज एंड डोंट्स को फॉलो कीजिए जो आपको क्लिनिक्स दे रहा है कि हेल्दी फूड क्या खाना है, बायोटिन क्या खाना है। अगर आप प्रोटीन रिच सोर्सेज खाएंगे जैसे एग्स हो गया, फिश हो गया, डेफिनेटली विल हैव अ वेरी गुड रिजल्ट्स। बट नॉट एवरीवन इज इनटू नॉन-वेज, सर्टेन पीपल आर इनटू वेजिटेरियन आल्सो, सो फॉर दैट दे मस्ट हैव लाइक ओके न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स लाइक बायोटिन, सोया ले सकते हैं आप, है ना। तो ये सारी चीजें हेल्प करेंगी। ड्रिंकिंग का भी रोल रहता है? ड्रिंकिंग का सच कोई बहुत मेजर रोल नहीं है, बट आई टेल माई पेशेंट्स लाइक एटलीस्ट 1 or 2 days before your surgery avoid drinking, because if you are like too much drunk last night, next day you will have a problem in getting your transplant done because you will feel uneasy. So that's why avoid drinking for at least for 2 days before the surgery and for next 2 to 3 days, because हमारे यहाँ पंजाब में क्या होता है कि 2 पैग 6 पैग में कब कन्वर्ट हुए पता ही नहीं चलता। और सोते हुए बंदा क्या कहते हैं, बिकॉज शुरू के 3-4 दिन बंदे को बहुत स्ट्रिक्ट क्या कहते हैं इंस्ट्रक्शंस फॉलो करनी पड़ती हैं। तो बंदा बहुत ज्यादा ड्रंक होएगा तो उसको पता ही नहीं, रात को सर पे हाथ मारेगा, इधर करेगा, उधर सोएगा, अनईजी सोएगा। तो इसलिए बस सिर्फ 4-5 दिन का ही परहेज है। और ड्रिंक हेयर ट्रांसप्लांट को कुछ इफेक्ट नहीं करती है, स्मोकिंग डेफिनेटली करती है। सर लास्ट क्वेश्चन आज का, बहुत फील लाइक ये लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा इंटरेक्टिव सेशन चल रहा है जी। क्योंकि मैं ये लास्ट इसलिए कह रहा था क्योंकि बहुत कॉमन ये क्वेश्चन है, मुझे पता है, क्योंकि हमारा काम भी ऐसा है कि बहुत ज्यादा लोगों के साथ मिलना हो जाता है। एंड हेयर फॉल इज बेसिकली आज के टाइम में वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कह सकते हैं। लोगों के दिमाग में ये चीज हमेशा रहती है। अगर कंक्लूड करो ना, मैं जैसे आपने कहा कि पहले होता था कि मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर वाली साइड्स पर ही होता है, यहाँ चंडीगढ़ वाली साइड्स पे हम भी यही सुनते थे कि यहाँ वाली साइड से ही जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट करवाना वहीं ठीक रहता है। सेकंड, कई लोगों का हम देखते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट जो है वो काफी सक्सेसफुल रहता है, कईयों का हम देखते हैं कि नहीं भी सक्सेसफुल रहता। देन अगेन माइनॉक्सिडिल वाला पार्ट भी आ जाता है। क्या एक पेशेंट के मन में होना चाहिए और क्या उसके मिथ हैं जो उसे छोड़कर जो है वो एक बार एटलीस्ट कंसल्टेशन जरूर करवाने लिए चाहिए? क्योंकि लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर है अभी भी, अभी अवेयरनेस हो गई है डेफिनेटली, फिर भी बहुत ज्यादा डर है हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर कि बहुत ज्यादा पेनफुल प्रोसीजर है, पता नहीं कहाँ, ये भी चीज कहते हैं पता नहीं कहाँ कहाँ से बाल निकाल के कहाँ कहाँ लगेंगे, समझ नहीं लगेगी। तो एक चाहे थोड़ा लंबे वे में भी, बट एक क्लियर मैसेज अगर आप ऑडियंस को देना चाहें। नॉट ओनली दैट आई एम इनटू दिस प्रोफेशन, बट आई एम इन दिस प्रोफेशन विद अ पैशन।
मैं नॉर्थ जोन सोसाइटी, जो प्लास्टिक सर्जन्स की नॉर्थ जोन सोसाइटी है, उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर हूँ. अपार्ट फ्रॉम दिस आई एम मेंबर टू मैनी प्रेस्टिजियस एस्थेटिक सर्जरीज जो हैं, एस्थेटिक सर्जरी एस्थेटिक सर्जन्स का जो एक फोरम है इंडिया में, उसका मेंबर हूँ. और मेरा ये फ़र्ज़ भी बनता है कि अपनी स्पेशलिटी को थोड़ा सा क्लियर करना लोगों के मन में, कि ताकि कोई डाउट हो, कोई प्रॉब्लम हो, आई एम इवन रेडी टू कंसल्ट देम फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट. ठीक है, सो दैट उनके मन में ये डाउट्स, सबसे पहले ये डाउट्स निकले कि ये प्रोसीजर गलत है, सही है, क्यों है. ठीक है, मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ बिकॉज आई एम एन एक्टिव मेंबर ऑफ दीज सोसाइटीज. सो इट्स माई राइट टू ये सोशल अवेयरनेस को थोड़ा सा लोगों में जागरूक करना प्लास्टिक सर्जरी के रिगार्डिंग. तो उनके मन में जो भी डाउट्स हैं, दे आर फ्री टू टॉक टू मी एनी टाइम, है ना. फिक्स एन अपॉइंटमेंट विद मी, आई विल बी देयर टू सॉर्ट योर ऑल द क्वेरीज विदाउट एनी कंसल्टेशन. ठीक है, अगर आपको वाकई में कुछ ऐसे डाउट लग रहा है, अगर कोई प्रोसीजर मैं नहीं भी कर पा रहा हूँ, एटलीस्ट मैं आपको ये बता दूंगा कि ये पर्टिकुलर प्रोसीजर किससे करवाओ आप जाकर. ठीक है, अगर कुछ ऐसा आपको इशू है, ऐसा प्रॉब्लम है, तो एटलीस्ट आई विल टेल यू दैट whom टू कंसल्ट. ठीक है, इसके अलावा बहुत सारे लोग जैसे गूगल, चैट जीपीटी, ये सारा देख कर आते हैं. एक पहले से परसेप्शन बनी होती है उनकी, या फिर उनके नियर एंड डियर वंस जो होते हैं वही कह देते हैं, रहने दे, छोड़, तेरे को ये सब कट-कुट दिलवाने की जरूरत नहीं है, क्यों तेरे को ऐसे वो चीर फाड़ कर देंगे. इस तरह की उनके दिमाग में पुरानी जो ये धारणा है या सोच है वो है. तो फॉर दैट यू हैव टू कम अप विद अ ओपन माइंड, कि एक बारी मैं जाके बात सुनूं, मैं देखूं क्या है, क्या है इसमें बेटर क्या है. ठीक है, तो उसमें आपको यू हैव टू हैव लाइक ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल आप मतलब डॉक्टर को जाकर अपना ये मत बताएं कि मैं ये सारा कुछ जान कर आया हूँ, ये है वो है, एज ए यू आर टेस्टिंग हिज नॉलेज. राइट. There should be like you are authorized, you have all the rights to ask about your queries, but don't make your consultation like that as if you are taking a test of your doctor. ठीक है, तो आप अच्छे से आप पूछें. मैं अगेन वही बार बार बोल रहा हूँ, मेरा फर्ज है बीइंग अ प्लास्टिक सर्जन कि अगर किसी को मेरे डोमेन के रिलेटेड कुछ भी दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है, तो दे आर मोस्ट वेलकम टू कम टू मी एंड टू सॉर्ट आउट देयर क्वेरीज. एंड सर, हेयर पैचेस का भी अगर थोड़ा सा बता पाएं. पैचेस एंड वीविंग भी बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग में है रिसेंट, स्पेसिफिकली 2-3 साल से. शायद टेम्परेरी सोल्यूशन है, इसलिए लोगों को ज्यादा इजी लगता है कि वहां पर जो है कुछ उन्हें बहुत ज्यादा ट्रीटमेंट पे नहीं जाना पड़ेगा, ये चीजें नहीं करनी पड़ेगी. तो थोड़ा सा उसे एक्सप्लेन करते हैं. सर पैचेस ना शुरू 2-3 साल से नहीं, मुझे लगता है कम से कम नहीं तो 30-40 साल से ये जो विग्स पहनते थे, है ना, कम से कम 30-40 साल से, उसको अब ना नाम चेंज करके बोल दिया गया है हेयर पैचेस या हेयर वीविंग. तो बट ये तब से चलते आ रहे हैं. ओके. बट तब के पैचेस क्या थे कि सिर्फ एक, क्या कहते हैं, आपने बालों का जो विग लेकर सिर के ऊपर रखना एंड दैट्स इट, डन. एंड और मैक्सिमम उसकी एंकरेज जो है वो छोटे मोटे क्लिप्स के साथ कर देनी. बट जो आजकल ये आ रहा है पैचेस, ये 2 तरह के पैचेस होते हैं. आइदर दे आर क्लिप्ड टू योर एग्जिस्टिंग हेयर और पेस्टिंग की जाती है. या फिर डेफिनेटली बोथ द पॉजिटिव एंड नेगेटिव साइड्स हैं. पॉजिटिव साइड ये है कि आप अभी गए और आधे घंटे में आप अपना सिर पूरा बालों से भरवा कर ले आए. ठीक है, अब डाउन साइड क्या है कि आप कहीं बाहर जा रहे हो सोशल गैदरिंग में, तो यू कांट लाइक यू डोंट फील लाइक टेकिंग योर विग आउट. अब 2-3 दिन के लिए आउटिंग पे जा रहे हो, अपने फ्रेंड्स के साथ हो, अपनी फैमिली के साथ हो, तो वहां पर आपको बहुत ऑड लगेगा कि मैं कैसे इनके सामने, पानी में मैं जा नहीं सकता हूँ, पानी में जाऊंगा अजीब सा लगेगा, वो सारा साफ समझ आ जाएगा, पता लग जाएगा. अभी भी मतलब इट इज़ दैट कॉमन कि लोग आसानी से पकड़ लेते हैं कि हाँ ये बंदे ने विग लगाई है या नहीं लगाई है. ठीक है, और जो सबसे बड़ा इसकी डाउन साइड क्या होती है, जो एक बंदे को थोड़ी वन मेक्स मतलब फील लाइक अशेम्ड कि यार लोगों को पता चल जाएगा ये है वो है. उसके अलावा जो एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, ये अंदर ही अंदर आपकी स्कैल्प को खराब कर रही है. जो आप पेस्टिंग करके जाते हो गर्मियों में, अंदर ही पसीना बन रहा है. आपकी जो सिर की स्किन है दैट इज फॉर्म्ड इन अ वे कि इसे यहाँ से स्वेट भी निकलेगा, यहाँ से ऑयल ग्लैंड्स भी प्रेजेंट है, ऑयल भी निकलेगा. पर अगर आप विग पहन लोगे वो सारा अंदर इकट्ठा हो जाएगा. इट विल स्टिंक सो बैड that you will feel that the person sitting next to you will feel very annoyed कि यार ये तेरे से कहाँ से स्मेल आ रही है इतनी. उसके अलावा हेयर पैचेस से एक और प्रॉब्लम है कि जो क्लिप वाले हैं वो आपकी एग्जिस्टिंग हेयर को ट्रैक्शन करेगा और ट्रैक्शन की वजह से वहां पर भी परमानेंट हेयर लॉस हो जाएगा. सब पैचेस या हेयर वीविंग की बात करें जो रिसेंट टाइम स्पेसिफिकली 2-3 साल में बहुत ट्रेंडिंग में आ गई है, लोग इजी प्रोसेस मानते हैं, शायद इसलिए भी ज्यादा रुझान उस साइड पर होना स्टार्ट हो गया है. एज अ प्लास्टिक सर्जन आपका क्या टेक है इस पे? देखिए पैचेस या हेयर वीविंग कोई 2-4-5 साल पहले नहीं आई. ये आपने देखा होगा कि हिंदी मूवीज में छोटे होते ही
कम से कम 25-30 साल पुरानी कि विग पहनी है, उसमें क्या मजाक होता है कि वो बंदा कहीं जा रहा है और उसकी विग अचानक उड़ जाती है हवा में, तो उसके बाद सब हंसते हैं उसके ऊपर। तो विग्स जो आज से 30-40 साल पहले आ गई हुई हैं, उनका रीनेमिंग करके उनको पैचेस या हेयर वीविंग का नाम दे दिया गया है। अब इसका बेनिफिट तो बहुत है, बहुत अच्छा बेनिफिट है। बेनिफिट अच्छा किस हिसाब से है कि आप अभी एक सेंटर पे जाते हो और 1 घंटे में आप अपना सारा हेयर पीस सेट करवा के और बाहर आ जाते हो और आपके पूरे बाल भरे भरे लगते हैं। बट ये मिथ है। वो हो सकता है आपको शुरू में देखने में बहुत अच्छा लगे, डेफिनेटली फ्यू पीपल आर डूइंग इट वेरी गुड, बहुत अच्छा कर रहे हैं, और ये उन लोगों को करवाना चाहिए जिनके पास डोनर एरिया बिल्कुल भी नहीं है, या फिर कुछ कंट्राइंडिकेशन है कि वो सर्जरी नहीं करवा सकते हैं। तो मैं अपने काफ़ी सारे पेशेंट्स को मना कर देता हूँ कि आप हेयर ट्रांसप्लांट नहीं करवा सकते हैं, आपको हेयर ट्रांसप्लांट नहीं सूट करेगा। सो फॉर दैट वेरी रीज़न इफ़ दे विश सो तो वो जा सकते हैं। बट इसकी डाउन साइड बहुत ज़्यादा है। इसकी डाउन साइड क्या है कि जब आप विग लगा लेते हो तो आपका जो स्कैल्प है, जो आपकी हेड की स्किन है, ये इट इज़ लाइक ओके टू मेक योर लाइक हेयर की जो रूट है ना, वहाँ से ऑयल भी निकलता है, स्वेट भी निकलता है। अगर आपने विग पहना होगा तो वो सारा अंदर इकट्ठा हो जाता है, एंड इट गिव्स अ वेरी अनोइंग स्मेल टू द पर्सन सिटिंग नेक्स्ट टू यू। तो और इसके अलावा क्लिप्स भी होते हैं इसमें। क्लिप्स की वजह से ट्रैक्शनल एलोपेशिया हो जाता है। क्लिप्स क्या करते हैं, आपके जो एग्जिस्टिंग बाल हैं उनमें वो उसको क्लिप कर देते हैं, और उससे एग्जिस्टिंग बाल का भी ट्रैक्शनल एलोपेशिया की वजह से हेयर लॉस हो जाता है। और मोर ओवर एक सोशल शेमिंग भी रहती है कि जैसे आप इकट्ठे कहीं बाहर जा रहे हो, गैदरिंग पे जा रहे हो, आप 4-5 फ्रेंड्स हो, इकट्ठे जा रहे हो, 4-5 दिन के लिए जा रहे हो, तो वहां बंदा थोड़ी शर्म करता है कि मैं इसको उतारूं ना उतारूं, कैसे करूं। और क्योंकि दे विल हेजिटेट गोइंग इन लाइक स्विमिंग पूल और इन बीचेस और या फिर कोई भी आउटडोर एक्टिविटी करने में उनको शर्म आएगी, ये चीज़ होती है। एंड सर हेयर पैचेस की जैसे एक और अगर टर्म की स्पेसिफिकली बात करें, दैट इज गायनोकोमेसी। आप भी रिसेंट टाइम में, जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी, कि आपने भी एडवांस मशीनरी जो है वो रिसेंट टाइम में यहाँ पर इम्प्लांट किए, इंस्टॉल किए, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताइए कि कैसे अगेन एक ऐसी चीज़ है जिससे पहले लोगों को बहुत ज़्यादा मिथ या डर था, अब कैसे इवॉल्व हो रही है। देखिए, गायनेकोमेसिया एक बहुत ही अपकमिंग प्रॉब्लम है जिसके बारे में बहुत ज़्यादा लोगों को नहीं पता। हेयर ट्रांसप्लांट क्योंकि बहुत कॉमन हो गया, हर जगह पे होने लग पड़ी, हर जगह पे उसकी मतलब बात चलने लग पड़ी, इसलिए हेयर ट्रांसप्लांट लोगों को थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो गया कि लोगों को पता चल गया कि इसका हल है हेयर ट्रांसप्लांट, बाल्डनेस का हल है हेयर ट्रांसप्लांट। अब गायनेकोमेसिया जो है ये इट इज़ अ वेरी बिग साइकोलॉजिकल इशू, नॉट ओनली द फिजिकल इशू। गायनेकोमेसिया का मैं इसको वर्ड का मतलब समझाना चाहता हूँ। गायने मतलब फीमेल, जैसे वो कहते हैं ना गायनी के डॉक्टर से मिलना है, गायनी, तो गायनी इज फीमेल। और मेस्टिया मतलब ब्रेस्ट। तो जैसे होता है कि एक मेल पर्सन में फीमेल जैसी ब्रेस्ट बन जाना, तो उसको कहते हैं गायनेकोमेसिया। और ये क्योंकि बहुत सारे हार्मोनल अप्स एंड डाउन्स होने की वजह से, हमारी ईटिंग हैबिट्स, गलत मलत ईटिंग हैबिट्स की वजह से हम पैकेज फूड खाने लग पड़े हैं, और एस्ट्रोजन इन्फ्यूज्ड रेड मीट और अनदर चिकन मीट ये सब खाने लग पड़े हैं। उस वजह से फीमेल हार्मोन एस्ट्रोजन होता है, वो इन चीज़ों में लगाया जाता है, और ये जब कोई मेल पर्सन कंज्यूम करता है तो उसकी जो चेस्ट है दैट कन्वर्ट्स इनटू अ लाइक, उनका जो ग्लैंड होता है वो फीमेल की तरह एनलार्ज होना शुरू हो जाता है। तो उसको गायनेकोमेसिया बोलते हैं। तो लोग पहले क्या सोचते थे कि शायद वजन कम करने से, भाग दौड़ करने से, जिम करने से खत्म हो जाएगा। इट्स अ बिग मिथ, नहीं होगा कम। आसपास की फैट थोड़ी रिड्यूस हो जाएगी, लेकिन ग्लैंड वैसे का वैसे ही बना रहेगा। फिर उसके अलावा लोग सोचते थे कि शायद ये कोई दवाई खाने से या कोई मेडिकेशंस करने की वजह से शायद ठीक हो जाएगा। ये उन लोगों में ठीक हो सकता है जिनमें एक्चुअली में कोई मतलब हार्मोनल इश्यूज हैं, ठीक है, उसके टेस्टिस की नॉर्मल डेवलपमेंट नहीं है, या कुछ लिवर में इशू है। तो ये सब सारे पैनल ऑफ टेस्ट होते हैं जो आप एक डॉक्टर से मिलते हो, आपको बताता है, समझाता है। इसका जो परमानेंट हल है, अगर इनफैक्ट हार्मोन का भी इशू होगा तो जो एक बारी हार्मोन ने ग्लैंड को बड़ा कर दिया वो छोटा नहीं होगा, वो बढ़ेगा, बड़ा ही रहेगा। अल्टीमेटली इसको ऑपरेट करके निकालना पड़ेगा। बहुत साल पहले, आज से 10-15 साल पहले इसका ऑपरेशन होता था, बहुत लंबा सारा कट पीछे चेस्ट के ऊपर, नीचे नीचे चेस्ट में बहुत बड़ा कट देते थे और ग्लैंड को रिमूव कर लेते थे। लेकिन आजकल जैसे आपने पूछा कि हम एक मशीनरी लेकर आए हैं, तो येस वी हैव इम्पोर्टेड अ सेटअप फ्रॉम यूएसए, यूएस एफडीए अप्रूव्ड है, और ये लाइपोसक्शन मशीन है विद अल्ट्रासाउंड वेव्स की वजह से, अल्ट्रासाउंड वेव्स की हेल्प की वजह से ये क्या करता है, फैट को पहले पिघला देता है, ग्लैंड को मेल्ट कर देता है, छोटा कर देता है,
और वो बहुत ही छोटे से कट, जितना आप मेरा नेल देख रहे हैं, इस नेल जितना इतना बड़ा कट बस लगता है साइड ऑफ द चेस्ट, जो कि दिखता भी नहीं है कभी। उसी कट से हम क्या कहते हैं, एक प्रोब अंदर डालते हैं, अल्ट्रासोनिक वेव से सारी फैट को मेल्ट कर देते हैं, और उसी छोटे से कट से हम क्या कहते हैं, लाइपोसक्शन करके सारी की सारी फैट को बाहर निकाल लेते हैं। Okay. रिजल्ट्स आर एविडेंट इन जस्ट लाइक 4 to 5 days, लाइक ऑन टेबल ही रिजल्ट बंदे को पता चल जाता है 5th 6th डे में। एंड इस चीज़ की एक और बहुत बड़ी बात बताता हूँ, यंग बॉयज़ में ये इससे इफेक्ट होते हैं। बच्चे अभी 18 साल की एज में कॉलेज जाना चाहते हैं, कॉलेज में उनको टीज किया जाता है, गोल गले की टी शर्ट नहीं पहन पाते हैं, बीचेस पे नहीं जा पाते हैं, स्विमिंग पूल पे नहीं जा पाते हैं, उनको डर लगता है, शर्म आती है, तो और उनको बुली करते हैं बच्चे। बच्चा घर जाके अपने पेरेंट्स को बताता है, पेरेंट्स कहते हैं यार ये सब फजूल, तेरे को सर्जरी करने की क्या जरूरत है, तू अच्छा भला तो है। ऑब्वियसली हर माँ बाप के लिए उसका बच्चा अच्छा है, हर बच्चे के लिए उसके माँ बाप अच्छे हैं, लेकिन उसकी साइकोलॉजी में जानना बहुत जरूरी है कि वो किस साइकोलॉजी से गुजर रहा है। कई पेरेंट्स बहुत ही एजुकेटेड होते हैं, बहुत समझदार होते हैं, वो खुद अपने बच्चे को लेकर आते हैं कि हमें, हमारे बच्चे को ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हो रही है, कल को ये फील ना करे, तो आप बताओ डॉक्टर साहब क्या करना चाहिए। तो इसमें हैंड इन हैंड एक एंडोक्राइनोलॉजी वाले डॉक्टर जो कि हार्मोन्स के डॉक्टर होते हैं, और एक प्लास्टिक सर्जन जो क्वालिफाइड प्लास्टिक सर्जन है जो ये काम कर रहा है। एंड वी फील immense proud in saying that we are the only one center in entire Majha belt, like from Pathankot, from Gurdaspur, in Amritsar till होशियारपुर, हमारे पास ही है जो ये हम मशीन बाहर से लेकर आए हैं, जिससे पेशेंट का डाउन टाइम बहुत ही कम होता है, और पेशेंट को कोई पोस्ट ऑपरेटिव पेन नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, 2 से 3 दिन में अपनी नॉर्मल फिजिकल एक्टिविटी रिज्यूम कर सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट गायनेकोमेजिया। एंड सर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें ना, हर चीज का कंक्लूजन एक ही निकल के आ रहा है कि राइट पर्सन फॉर द राइट जॉब। क्यों इतना ज़रूरी है कि पर्टिकुलर पर्सन जिसको इसकी नॉलेज है या जो स्पेसिफिकेशन इसमें रखता है, उसी के पास से ये पर्टिकुलर जो है वो ऑपरेटिव सर्जरीज हमें करवानी चाहिए, फिर ही उसका जो है वो एडवांटेज विद टाइम हमें देखने को मिलता है। देखिए, ईच एंड एवरीथिंग व्हिच इज गोइंग अराउंड अस इज रिजल्ट ओरिएंटेड। ठीक है, आप भी अगर कुछ काम कर रहे हैं या मैं कर रहा हूँ, इसका अगर कोई रिजल्ट ही नहीं निकल के आ रहा तो उसका कोई फायदा नहीं है। इसीलिए हम अपने इतने n नंबर ऑफ आवर्स इस चीज़ में डेडिकेट करते हैं। एक MBBS करने के बाद तो आप छोड़ो, एक BAMS के बाद भी लोग खोल लेते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं हम। बट ये आपकी चॉइस है कि आपने किससे हेयर ट्रांसप्लांट, किससे एक पर्टिकुलर कॉस्मेटिक सर्जरी करानी है, कि क्या मेरे को सिर्फ एक 20-25 हज़ार रुपये बचाने के चक्कर में मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या कहते हैं हेयर ट्रांसप्लांट ही करवाना है, या मेरे को एक अच्छा हेयर ट्रांसप्लांट कराना है और मैं भी ठीक रहूं, मेरे को भी दिक्कत ना आए, मैं एक अच्छे क्लिनिशियन से, अच्छे डॉक्टर से, अच्छे एस्थेटिक सर्जन से ये मैं काम करवाऊं। ये आपकी सोच है, और आई एम नेवर सेइंग नो टू दोज पीपल हु आर नॉट एबल टू पे। एक होता है एबल टू पे हैं लेकिन हम खर्चेंगे नहीं, एक होता है बंदा खर्चा ही नहीं कर सकता, ही इज फ्रॉम दैट पर्टिकुलर बैकग्राउंड। वी आर वेरी मच लाइक ओके, वी हैव अ बिग हार्ट फॉर दोज पीपल ऑल्सो, ऐसी कोई बात नहीं है। बट आप गलत प्रोसीजर मत करवाइए गलत जगह पे जाकर, ठीक है। हम अगर उन लोगों के लिए अच्छा काम कर सकते हैं हु आर पेइंग, हम आपके लिए भी कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, बट प्रोवाइडेड देयर इज अ वैलिड रीजन। Because we run many workshops for, or we train the new dermatologists, new plastic surgeons, तो हम उन कैंप्स में आपको एडजस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपका कोई जेन्युइन रीज़न है जिसमें आप क्या कहते हैं, मेरी शादी है, मेरे को बाल लगवाने हैं, 6 महीने में मेरे को बाल चाहिए, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं है, प्लीज़ डॉक्टर साहब हेल्प मी आउट, I have an open heart for them, no worries, you can come to me, I'll see to the things, if you are genuine, I'll be helpful to you। एंड जैसे सर गायनोकोमेजिया की आप बात कर रहे हो मेल्स के लिए, तो फीमेल में इसका पर्टिकुलर प्रोसीजर कैसे रहता है? देखिए, फीमेल्स में भी डेफिनेटली ब्रेस्ट एनलार्जमेंट, एक्सेसिव ब्रेस्ट एनलार्जमेंट हो जाती है, वो भी मोस्ट कॉमनली देखा गया है पोस्ट चाइल्ड बर्थ, ठीक है। जब एक फीमेल की फैमिली कंप्लीट हो जाती है तो ब्रेस्ट ऑब्वियसली डोंट टेंड टू बी एज नॉर्मल एज इट वाज इन एडोलेसेंस एज। तो उसमें ब्रेस्ट किसी की हैवी हो गई, किसी ने बहुत ज़्यादा वेट पुट ऑन कर लिया, वेट रिड्यूस किया, और लेकिन ब्रेस्ट का साइज नहीं रिड्यूस हो पाया, तो उसमें भी ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज हम रूटीन में कर रहे हैं। तो उसको, लेकिन उसका प्रोसीजर अलग होता है, वो लाइपोसक्शन से नहीं होता है, दैट इज एंटायरली अ डिफरेंट सर्जरी, बट येस वी आर वेरी कॉमनली डूइंग दैट ब्रेस्ट रिडक्शन सर्जरीज ऑल्सो। एंड मैं एक एज अ प्लास्टिक सर्जन बीइंग इन अमृतसर, मेरा ये भी एक बनता है
कि मैं आपको बताऊं कि हम क्या क्या सर्जरीज करते हैं, क्योंकि बहुत बारी मैंने देखा है कि लोग आकर कहते हैं कि अरे हम तो दिल्ली जा रहे थे, हम तो चंडीगढ़ जा रहे थे, हमें तो पता ही नहीं था कि हमारी ये सर्जरी यहाँ पे भी हो जाएगी। एज रिसेंटली वी डिड अब्डोमिनोप्लास्टी फॉर अ पेशेंट, तो दैट उसके पेशेंट के अटेंडेंट्स बोल रहे थे कि डॉक्टर साहब हमने तो सोचा था ये सारी सर्जरी शायद दिल्ली में ही होती है, यहाँ पे होती नहीं है। वी आर सो हैप्पी आफ्टर द रिजल्ट्स दैट आवर भाभी इज लाइक रोमिंग अराउंड लाइक वेरी हैप्पीली। तो इसमें क्या है कि हम हेयर ट्रांसप्लांट, राइनोप्लास्टी, फेस लिफ्ट, और जो जैसे आईज के नीचे बैग बन जाते हैं उसको ब्लेफरोप्लास्टी बोलते हैं, अंडर आई बैग्स होते हैं, या फिर अपर आईलिड बहुत सैग हो के ऐसे हो गई है तो इसको ब्लेफरोप्लास्टी बोला जाता है। मेल्स में हम गायनेकोमेसिया करते हैं, फीमेल्स में हम ब्रेस्ट रिडक्शन और ब्रेस्ट इम्प्लांट भी किया जाता है। और फिर उसके बाद में हम टमी टक, लाइपोसक्शन ऑफ द अब्डोमेन या अब्डोमिनोप्लास्टी जिसको बोलते हैं, वो भी करते हैं। हम जैसे मान लें किसी की आर्म्स जो है बहुत सैगी हो जाती हैं, बहुत नीचे मतलब ऐसे मतलब लूज हो जाती हैं, तो उसको ब्रेकीप्लास्टी बोला जाता है। हम आर्म लिफ्ट भी करते हैं, हम थाई लिफ्ट भी करते हैं, बिकॉज जैसे आर्म सैग हो जाती हैं वैसे थाइज भी सैग हो जाती हैं, तो हम थाई लिफ्ट भी करते हैं। तो इस तरह की सारी सर्जरीज विच वर अर्लियर पीपल यूज्ड टू थिंक कि ये शायद मेट्रो सिटीज में ही होती हैं, तो ऑल दी सर्जरीज आर बीइंग डन हियर इन अमृतसर आल्सो। एंड सर जो ये इनिशिएटिव लिया है कनेक्सा ने, उसके बारे में अगर आप थोड़ा बताओ। I must congratulate and thanks Kenexa for running this campaign named as Clear It Out। और उन्होंने आपके साथ हनीश गंभीर जी के साथ ये बहुत अच्छा कलैब किया है, टाइमलेस अमृतसर एंड द टर्निंग पॉइंट जो पॉडकास्ट पेज है इंस्टाग्राम पे। तो विद योर हेल्प इट हैज़ बिकम वेरी इजी कि बिकॉज योर चैनल इज़ बहुत ज़्यादा रीच है इसकी। इससे जो मैं अवेयरनेस लोगों में पहुंचाना चाहता था, तो you and Kenexa has helped a lot to spread this awareness regarding right procedure to be done by a right person। I guess ये Kenexa का बहुत ही अच्छा initiative है। Obviously it demands lot of efforts both in terms of like monetary terms also, and अब उन Kenexa की टीम ने बहुत पेन ली। I am really thankful to जैसे Kenexa के मार्केटिंग हेड, नेशनल मार्केटिंग हेड, वो भी आए हमारे पास, और प्रोडक्ट मैनेजर भी आए। They took special pains to come from Delhi just for this podcast, so definitely I am quite thankful to them also। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच आप अपना टाइम देने के लिए, क्योंकि हमारी ट्राई भी यही रहती है कि राइट पीपल जो है वो इस प्लेटफॉर्म पे आए, सो एज के लोगों को अवेयरनेस एंड गाइडेंस मिल पाए। थैंक यू सो मच सर। अराउंड 55 मिनट्स की कॉन्वर्सेशन, एंड आई नो आपके मन में अभी भी 2-4 सवाल रह ही गए होंगे। यही होता है जब आप एक कॉमन प्रॉब्लम को पकड़ के इतनी सिंपल और इतने ईजी वे में एक्सप्लेन करें। कुडोस टू डॉक्टर हरकिरण जिन्होंने आज हमें बताया कि क्या क्या चीजें हमें ध्यान में रखनी चाहिए रिगार्डिंग हेयर फॉल एंड हेयर ट्रांसप्लांट। उम्मीद है कि आपको ये पॉडकास्ट सुनकर बहुत सारी चीजें जो है वो ध्यान में आई होंगी, बहुत सारी चीजों के बारे में पता लगा होगा। अगर आप कुछ और भी जानना चाहते हैं तो जैसे डॉक्टर हरकिरण ने कहा, 1-to-1 कंसल्टेशन इज ऑलवेज अवेलेबल। एंड और बेहतरीन पॉडकास्ट के लिए आप हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं, आप हमारे चैनल्स को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि जैसे हमारी हर बार राय रहती है कि कुछ ना कुछ बेहतरीन सोसाइटी को देना हमारी यही ट्राई है। स्टे ट्यून्ड फॉर मोर पॉडकास्ट।